मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भौकाली वेलकम। इधर घुटने पर आए पाकिस्तान के सैनिकों की तस्वीर फिर बाहर आ गई। पाक और बांग्लादेश बना रहे भारत को काटने का खतरनाक प्लान। पीएम मोदी मुनीर और यूनुस का इलाज करेंगे क्या? फिल्म जैसा सेट, 70 लाख की तो खाली आतिशबाजी। विधायक जी के बेटे की ऐसी शादी कि लोगों को देखकर अंबानी क्यों याद आ गया, आज आपको बताऊंगा। दूल्हे पर नोट ही नोट बरसे। ऐसी शादी जिसे देखकर पब्लिक के होश उड़ गए हैं। हर तरफ इस शादी की चर्चा हो रही है, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 500 साल में पहली बार परंपरा टूटी। ऐसा क्या हुआ कि श्री बांके बिहारी को समय पर भोग ही नहीं लग पाया? श्री बांके बिहारी मंदिर में ऐसा क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक बोल गया कि भगवान का शोषण हो रहा है? और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। आज से खरमास शुरू हो गया है, लेकिन क्या खरमास की कहानी आपको पता है? क्या आपने सोचा है कभी कि खरमास के महीने में लोग शुभ काम करते क्यों नहीं है? क्या है कहानी खरमास की? इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास, हंगामा, बवाल, संसद की छत पर चढ़कर गदर। पीएम मोदी के राम पर विपक्ष का ऐसा संग्राम जो देखा ना होगा। पीएम मोदी का डबल धमाके वाला ऐसा रिफॉर्म, गरीब का पैसा बढ़ेगा और विपक्ष कैसे खुद एक्सपोज हो जाएगा, आपको दिखाऊंगा। राहुल सोनिया को लेकर नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने क्या कहा कि कांग्रेस झूम गई। कोर्ट ने राहुल सोनिया को नेशनल हेराल्ड केस में बेगुनाह बता दिया क्या, या कहानी कुछ और है? पूरे सच का चैप्टर और देश की पॉलिटिक्स में जो हंगामा मचा, आज सबसे पहले उसकी बात। जिस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करके बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं, उस वक्त इंडी वालों ने एक ऐसे ही रिफॉर्म पर गदर काट दिया। संसद में भाई साहब ऐसा गजब बवाल मचा है कि पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए। संसद की छत पर इंडी वाले चढ़ गए। भाई आप देखिए, छत पे चढ़ गए। अभी तक तो यह था कि वेल पे के पास गए, वहां टेबल पे चढ़ गए, इतना ही हुआ था। इस बार तो सीधा छत पे चढ़ गए, पोस्टर लहराने लगे, नारेबाजी करने लगे। संसद के अंदर बाहर हर जगह इंडी गठबंधन हंगामा कर रहा था। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या फैसला कर दिया भाई कि इतनी आग लग गई कि छते पे चढ़ गए। मोदी का वो कौन सा डबल धमाका वाला रिफॉर्म है भाई कि गरीब तो बम बम है, उसको तो पैसा मिलेगा ज्यादा, लेकिन विपक्ष खुद एक्सपोज हो रहा है। कांग्रेस के राज में जो गलतियां हुई, कैसे मोदी उसे सुधारने वाले फैसले कर रहे हैं जिससे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। और संसद में गदर काट दिया है। ऐसा घमासान मचा कि बात गांधी गोडसे तक चल गई। नरेंद्र मोदी के नए बिल पर गांधी और गोडसे की बात क्यों होने लगी? ये जी राम जी वाला बिल क्या है, सब आपको बताऊंगा। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस जो चल रहा है, उसमें कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि भाई जिस जुडिशरी को राहुल गांधी कहते हैं कि बचाई नहीं है, उसकी बात सुन के कांग्रेस एकदम बम बम झूम रही है, मिठाई बांट रही है। कांग्रेस गांधी मोदी सरकार में जुडिशरी की आजादी पर सवाल उठाती है और कांग्रेस आज कोर्ट की जय जयकार क्यों कर रही है? क्या है इसका सच? पूरी डिटेल बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी। ये लोग नाथूराम गोडसे के विचार वाले हैं, तो दोनों में कोई सामंजस्य तो है नहीं। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। अरे बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। नरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। संसद में इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नए बिल पर जो उनके नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की अगली कड़ी। नरेंद्र मोदी ये नया बिल लाए हैं गांव में रहने वाले गरीबों के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन ने गांधी का नाम लेकर इस बिल पर गजब का हंगामा काट दिया। अब संसद में जो घमासान मचा है, उसमें एक तरफ गांधी का नाम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ भगवान राम का नाम लिया जा रहा है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि पीएम मोदी को महात्मा गांधी से दिक्कत है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को भगवान राम के नाम से चिढ़। मतलब राम बनाम गांधी हो गया भाई।
इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी है। बीजेपी कह रही है कि इंडी वाले राम के खिलाफ हैं। गांधी गोडसे से लेकर भगवान राम तक पहुंच गए। इस सियासी बवाल को पूरा देश देख रहा है, लेकिन इस बवाल से कैसे इंडी गठबंधन खुद एक्सपोज हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कैसे रिफॉर्म का डबल धमाका किया है कि गरीब का भी पैसा बढ़ जाएगा, ये एक्सपोज तो हो ही रहे हैं, आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मोदी सरकार ने आज संसद में दरअसल जो बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष एकदम फट ही गया। आज संसद में रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा की जगह एक नया बिल पेश किया गया। लेकिन इस बिल के नाम और प्रावधानों से ही इंडी गठबंधन के सांसद इतना गुस्सा हो गए कि संसद के अंदर बाहर जिधर देखिए, बाप रे बाप, आप देखिए नई संसद के सामने जो पुरानी संसद की बिल्डिंग है उसकी छत पे चढ़ गए लोग। कांग्रेस सांसदों ने वहां छत पे चढ़ के प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों के हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर थी। सांसदों के प्रदर्शन का यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाप रे, अभी टेबल पे चढ़े थे लोग पहले कुछ अलग पार्टी के, अब ये छत पे चढ़ गए, अब पता नहीं कहां जाके चढ़ेंगे कुछ अगली बार होगा तो। देखिए क्या हुआ है। नई संसद के परिसर में भी इंडी गठबंधन के सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। कांग्रेस सांसदों ने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। संसद के अंदर और बाहर इंडी गठबंधन का यह गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार गारंटी से जुड़े ये जो मनरेगा कानून ये लेकर आए थे यूपीए वाले, उसकी जगह एक नए बिल को पेश कर दिया। विपक्ष को पहले तो इस बिल के नाम से ही आपत्ति हो गई क्योंकि पुराना कानून महात्मा गांधी के नाम पे था। नया बिल जो नरेंद्र मोदी सरकार पेश की उसमें महात्मा गांधी का नाम ही नहीं है। पुराने कानून का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, MGNREJ, जिसे मनरेगा भी लोग कहते थे। यह पुराना कानून यूपीए सरकार साल 2006 में लेकर आई थी। नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है VBG राम जी। शॉर्ट फॉर्म से राम बन गया है क्योंकि R से जो है रोजगार एंड आजीविका, तो राम हो गया रोजगार, A से आजीविका, M से मिशन, तो VBG राम जी। अब इस बिल के नाम में जी राम जी आया, मतलब राम का जिक्र हो गया तो हंगामा हो गया। आप देखिए जब आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया तो जैसे ही बिल को का नाम पढ़े, बाप रे बाप, हंगामा ही हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। अब उसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म ऐसा बन रहा है कि वो जी राम जी बन रहा है। लेकिन विपक्ष एकदम बाप रे बाप, नए बिल में महात्मा गांधी का नाम नहीं होने से एकदम भड़क गए लोग। संसद के अंदर और बाहर महात्मा गांधी के पोस्टर लहरा दिए। विपक्ष माहौल बना रहा है कि बीजेपी की गोडसे वाली विचारधारा है, उसे गांधी के नाम से दिक्कत। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को भगवान राम के नाम से चिढ़ है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ये लोग कैसे आपस में लड़ लिए। It's a very serious insult to the memory of Mahatma Gandhi, number one. This is G Ram, मतलब गोडसे राम, number one. इसमें कहाँ दो राय है, बापू का विचार अलग था, ये लोग नाथूराम गोडसे के विचार वाले हैं, तो दोनों में कोई सामंजस्य तो है नहीं। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती, मुझे समझ में नहीं आता। वो गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया कि वो लोग नाथूराम गोडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। वो तो गांधी के नाम से बुखार आता है, बेवजह का ये कवायद क्यों कर रहे हैं? एक बाद में इसका नाम गोडसे योजना कर दे, ज्यादा अच्छा है। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? नाम को लेकर संसद के अंदर भी घमासान हो गया। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि नाम बदलने की यह सनक क्यों है। इधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि राम का नाम तो महात्मा गांधी भी लेते थे, जी राम जी के नाम से विपक्ष क्यों भड़क रहा है। देखिए कैसे प्रियंका वाड्रा और शिवराज सिंह चौहान भिड़ गए। फिर आपको बताता हूं, इस योजना में सिर्फ नाम नहीं बदला है, ऐसा क्या बदला है जिससे विपक्ष एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से ये आग लगी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ वो देखिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना। इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? प्रियंका वाड्रा भड़की हुई हैं कि नाम बदलने की यह सनक क्या है। भाई लोग तो पूछेंगे कि नाम बदलने का सबसे बड़ा इस देश में कोई उदाहरण है तो वो तो गांधी परिवार है। नेहरू जी की फैमिली से आ रहे हैं, नाम में गांधी लगा रखा है, खुद अपना नाम जो है वो बदल के चल रहे हैं और योजना का नाम बदल दिया गया कहीं तो उनको सनक लग रही है। इधर संसद में प्रियंका नए बिल पर भिड़ गई। उधर जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से, गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। यह राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। इस बिल के विरोध में कांग्रेस बड़ा हंगामा करने वाली है, लेकिन राहुल गांधी को इसका विरोध करने के लिए पहले देश तो लौटना होगा। अभी तो पहले विदेश गए हुए हैं। कल कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरेंगे, कह रहे हैं। राहुल गांधी मॉल बना रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो मनरेगा योजना को एक तरह से खत्म ही कर दिया। पीएम मोदी बहुत पहले से ही इस योजना के पीछे पड़ गए थे, जबकि सच यह है कि मोदी सरकार में मनरेगा पर खर्च यूपीए के तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ा। अगर आप इस योजना में देखेंगे, भाई नरेंद्र मोदी ने क्लियर संसद में कहा था कि आपके समय में मनरेगा जो है ना, उसको आपने एकदम से बर्बाद कर रखा था। हम उस योजना को तो रखेंगे, सुधार के रखेंगे, लेकिन आपकी जो गलती थी उसके बारे में बताते रहेंगे। मनरेगा में जो खर्च हुआ पैसा, अगर आप उसको देखेंगे, 2006-2007 यूपीए की सरकार थी, उस वक्त 11,300 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तब इसका नाम नरेगा होता था। 2013-14 जब इनकी सरकार जाने वाली थी, उसके पहले कितना खर्चा किए? 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ रुपया खर्चा किए। मतलब ये यूपीए के सरकार का आपको बता रहा हूं। और आज की डेट में 2024-25 में कितना नरेंद्र मोदी सरकार खर्च कर रही है? 86,000 करोड़ रुपया। 86,000 करोड़, मतलब जो आप खर्च कर रहे थे उसका डबल से ज्यादा खर्चा कर रही है मनरेगा पर। यानी साल 2014 से
ये अभी आपको जो बता रहा हूं ना, ये सालाना बताया है। 2014 से अब तक मनरेगा पर 2014 से अब तक कितना खर्च की है मोदी सरकार? 8 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है इसी मनरेगा पर, जबकि यूपीए सरकार में यह खर्च 2 लाख करोड़ रुपए का था। 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने ज्यादा खर्च किया है उसी योजना पर। और जहां तक नाम बदलने की बात है तो आप इस बात को भी समझिए कि पीएम मोदी साल 2014 से सत्ता में, अगर उन्हें महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत होती तो बहुत पहले कानून का नाम बदल दिया जाता। लेकिन विपक्ष माहौल बना रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का ही काम करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जब पहले से कानून का नाम है तो फिर उसे बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन सच यह है कि इस देश में सीमित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाले कानून का नाम कई बार बदला जा चुका है। और जो लोग इसका इतिहास भूल गए हैं उन्हें इसी योजना का इतिहास याद दिलाता हूं। जिस रोजगार गारंटी पर आज संसद में इंडी वालों ने बवाल काट दिया, वैसी योजना का इतिहास यह है कि साल 1972 में सबसे पहले महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। साल 1977 में इसे फूड फॉर वर्क नाम दिया गया। 1980 में इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना कहा गया। 1983 में इसे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नाम दिया गया। राजीव गांधी की सरकार में 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1993 में कांग्रेस की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया और साल 1999 में अटल जी की सरकार में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया। साल 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम नाम रखा गया और इसके बाद जाकर साल 2006 में नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया। यानी यूपीए सरकार में जब यह कानून बना तो इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तब क्यों नहीं लगाए थे? इतना महात्मा गांधी की चिंता थी तो। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर यूपीए सरकार में इसको मनरेगा किया गया और तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। और पीएम मोदी ने भी 11 साल तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की नाम में। इसको योजना को ठीक जरूर किए लेकिन नाम नहीं छेड़े। अब जब नया कानून लाया जा रहा है तो विपक्ष विरोध कर रहा है। जबकि आप देखिए कि खुद राहुल गांधी जब संसद में इस योजना का जिक्र कर रहे थे तो वो खुद इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ना भूल गए थे। राहुल गांधी का पुराना बयान उनको ही याद दिलाता हूं, देखिए क्या बोले थे। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। नरेगा बोले, फिर मनरेगा बोले, फिर महात्मा गांधी योजना कर दिए। इतनी निष्ठा थी इन लोगों की गांधी जी के प्रति कि पहले तो नाम ही में नहीं रखे थे, बाद में रखे तो खुद ही भूल गए। और आज जो है हंगामा काट रहे, बाप रे गांधी जी का अपमान हो गया। इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है कि नए बिल की कोई जरूरत नहीं थी, बेवजह इसका नाम बदल दिया गया। यह मनरेगा को खत्म करने की साजिश है, लोगों से रोजगार छीनने की साजिश है। जबकि सच क्या है हम आपको बताते हैं। साल 2005 से अब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। मोदी सरकार का तर्क है कि साल 2005 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट था, लेकिन अब आर्थिक हालात पहले से बेहतर है। सरकार के मुताबिक साल 2011-12 में 25% गरीबी थी, जो अब घटकर 4% के करीब आ गई है। इसके साथ ही गांव में डिजिटल सेवा, बैंकिंग, नॉन फार्मिंग से जुड़ी चीजें बढ़ी हैं। साथ ही पुरानी स्कीम में कई जगह गड़बड़ियां देखी जा रही थी। साल 2025-26 में 23 राज्यों में अनियमितता के मामले भी सामने आए। साल 2024-25 में करीब 200 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला था। कोविड के बाद सिर्फ 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया। यानी पहले के हालात अलग थे, मनरेगा को उसके हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब योजना को विकसित भारत के रोडमैप के तौर पर डिजाइन किया गया है। पहले की जरूरत अलग थी, अब जरूरतें अलग है। अब भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए योजना की एडवांस ट्रैकिंग हो सकती है। ऐसे में सिर्फ पुराने नियमों की वजह से आखिर क्यों भारत अपना पैसा और रिसोर्स बर्बाद करे? लेकिन विपक्ष इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इस तरह ही दशकों से वोटर लिस्ट भी अपडेट नहीं हुई थी, अब एसआईआर हो रहा है तो उस पर भी बवाल काटे हुए हैं। इनके मुताबिक तो जो काम सालों पहले हो गया और इनके हिसाब से तो ठीक ही हुआ, लेकिन गलत कर रहे थे तभी ना पब्लिक हटाई। तो नरेंद्र मोदी ठीक कर रहे हैं तो हंगामा काट रहे हैं। इंडी गठबंधन को नया नाम दिख रहा है,
नया रिफॉर्म नहीं दिख रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह के मजाक उड़ा रहे हैं कि एक दिन मोदी सरकार देश का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रख देगी। सुनिए भगवंत मान को, फिर अखिलेश यादव क्या बोले वो भी बताता हूं। देखो जी, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलते, शहरों के नाम बदलते, तो बस हुण मुल्क का ही नाम रह गया एक। मैनू डर है भी ਇਹਦਾ नाम ना किते दीन दयाल उपाध्याय नगर रख देना। नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो बदलने दीजिए, फिर आपको दिक्कत क्या है? गरीब को फायदा मिल रहा है या नहीं, इस पे फोकस नहीं है इन लोगों का। फोकस इस बात पे है कि नाम में जो है ना, हम जिसका नाम चाहते हैं उसका नाम है कि नहीं। बीजेपी कह रही है कि और ब्लंडर कर रहे हो, राम जी का नाम सुन के भड़क रहे हो, पब्लिक और जो है वो परेशान हो जाएगी कि कैसे लोग हैं इंडी वाले। इस बिल के नाम को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन अब बताता हूं कि यह नया बिल पुराने बिल से अलग क्यों है और इसके किन प्रावधानों को लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। देखिए, पुराने कानून में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, नए बिल में इसको बढ़ा दिया गया, 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी, यानी पहले से 25% ज्यादा कमाई होगी। तो राहुल गांधी पता नहीं कौन हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं वहां विदेश में बैठे बैठे कि सरकार जो है वो रोजगार घटा रही है। अरे यहां तो दिन बढ़ा दिया भाई, दिन बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा गरीब के हाथ में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब 100 दिन की गारंटी अभी नहीं दी जा रही तो 125 दिन का भुगतान कैसे होगा। पुराने कानून में 90% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, 10% राज्य। नए बिल में 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, 40% राज्य सरकार उठाएगी। विपक्ष कह रहा है कि इससे राज्य सरकारों पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा। क्यों भाई, इतनी आपको चिंता है गरीब को रोजगार देने की तो खर्चा भी कीजिए। पुराने कानून में मनरेगा के तहत कोई फिक्स टारगेट नहीं था, एक सटीक राष्ट्रीय रणनीति का अभाव था। लेकिन नए बिल में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मुख्य तौर पर 4 काम निपटाए जाएंगे, जिसमें जल सुरक्षा, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड एसेट्स पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन यह आरोप लगा रहा है कि नए कानून के जरिए गांव के फैसले दिल्ली में बैठकर होंगे। सुनिए डिंपल यादव। ये सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करें। और ये नाम बदलने वाली सरकार है। अब डिंपल यादव जी को शायद पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 8 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मनरेगा के लिए। तो कैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है पता नहीं। नए कानून में एक बड़ा बदलाव इस चीज को लेकर है कि मोदी सरकार ने राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया, यह आरोप लग रहा है। जबकि सरकार कह रही है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में खर्च का अनुपात 90-10 का ही रहेगा, यानी 90% केंद्र खर्च करेगा पहले की तरह। पहले भी राज्य सामग्री लागत का 25% वहन करते थे। इसके अलावा पहले की तरह बेरोजगारी भत्ता जारी रहेगा और कंपलसरी रहेगा। ग्राम पंचायत केंद्रीय भूमिका में बने रहेंगे। दरअसल सरकार का यह तर्क अब राज्य जिम्मेदारी के साथ साथ लागत भी साझा करेंगे, यह सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य सरकारें दुरुपयोग रोकने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होंगी। यह साझेदारी मॉडल की दक्षता को बढ़ाएगा और दुरुपयोग को कम करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ये बात संसद में कहते आए हैं कि मनरेगा के बारे में कि वो इस योजना को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो विफलताओं का स्मारक है। हां, सुधारेंगे जरूर। सुनिए पीएम ने क्या कहा था। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।
दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। मनरेगा के नाम पर कांग्रेस के राज में लोगों को सिर्फ गड्ढे खोदने पर लगा दिया गया। अब जो नया बिल आया है वो ना सिर्फ काम की गारंटी देगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ नाम के लिए गड्ढे ना खोदे जाएं। असल में कुछ बदलाव जमीन पर दिखे। आप देखिए कि नए बिल में पहली बार यह 60 दिन का नो वर्किंग डेज वाला प्रावधान लाया गया। इसका मतलब है कि साल में 60 दिन कोई काम नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे। अक्सर मजदूरों की कमी की वजह से सीजन के वक्त फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ जाता और मजदूरी भी बढ़ जाती, जिससे फसलों के दाम बढ़ते। लेकिन अब खाने पीने के दाम न बढ़े, इसके लिए मजदूरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। साल के बचे हुए 305 दिन में 125 दिन गारंटीड काम मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं है। साल 2011 में जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तब उन्होंने भी मनरेगा में फसल सीजन के वक्त मनरेगा के काम को रोकने की मांग की थी। शरद पवार 3 महीने तक काम में रोक की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने तब के पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिख दी थी। लेकिन आज जब मोदी सरकार इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा कर रही है तो राहुल गांधी इस पे भी हल्ला मचा रहे हैं। मनरेगा के नाम पर बवाल करके फंसी कांग्रेस आज इस बात पर जश्न मना रही थी कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक अपराध में विधिवत एफआईआर ना हो, क्योंकि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू करने से पहले एफआईआर होना जरूरी है। इसी बात पे कांग्रेस लड्डू बांटने लगी, आतिशबाजी करने लगी। उधर राहुल, प्रियंका और पूरी कांग्रेस सीधे पीएम मोदी पर अटैक करने लगी, जैसे नेशनल हेराल्ड केस में फाइनल फैसला आ गया हो और सब बेगुनाह साबित हो गए हो। सुनिए कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस यहां भी जश्न मनाकर फंस गई, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने आज जो कहा उस पर ईडी ने भी कह दिया कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो तकनीकी आधार पर दिया है। केस की मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं की है कोर्ट ने। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अपनी जांच जारी रखेगी। जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी। ईडी का अब भी दावा यही है कि नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है, यानी मामला सिर्फ प्रक्रिया के सही या गलत होने का था, जिसे कांग्रेस अपनी जीत बताकर जश्न भी मना ली। जबकि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उस पर अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो वैसे के वैसे हैं आरोप। लेकिन कांग्रेस ने मिठाई बांट दी, भाई कि हो गया, अब क्या, सब खत्म है मामला। नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस राजनीति से जोड़ रही है और नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, कुछ गलत होगा तो एक्शन तो होगा। आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने में लगे। आज ही थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को पकड़कर भारत लाया गया। गोवा में नाइट क्लब में लगी आग के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स घटना के तुरंत बाद थाईलैंड भाग गए थे। आज उन्हें दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर आर्थिक अपराध के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को भी देश लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। नीरव मोदी ने भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की है। इसी को लेकर सीबीआई और ईडी की टीम एक्टिव हो गई है। लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है ताकि नीरव मोदी बचकर भाग ना पाए। तो नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से तो है नहीं, सबका टाइम आएगा। लेकिन आज एक टाइम और आया जब पाकिस्तान की बेइज्जती लोगों को याद आई। पाठशाला में अब आपको उसके बारे में बताता हूं। मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भौकाली वेलकम। इधर घुटने पर आए पाक सैनिकों की तस्वीर फिर बाहर आ गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे भारत को काटने का खतरनाक प्लान। पीएम मोदी मुनीर और यूनुस का इलाज करेंगे क्या, अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर है।
और वहां गजब का वेलकम चल रहा है पीएम मोदी का। यहां मुसलमानों को भड़काया जाता है कि अरे मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहां देखिए मुस्लिम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, वो तो गजब लेवल पे स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई सब तिलमिला गए होंगे। मुस्लिम देश पाकिस्तान जैसे भिखमंगे को तो कोई भाव देते नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। रेड कारपेट भाई, नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बगल बैठा के गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर की तरह। ड्राइवर तो नहीं कहिए कि दोस्त हैं, लेकिन भाई खुद वहां के बड़े बड़े लोग कि भाई अपना भाई आया है। आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में नेताओं से लेकर मौलाना तक भारत और मोदी को धमकियां देने में लग गए। आप देखिए पीएम मोदी का मुस्लिम देश में गजब स्वागत हुआ। पीएम मोदी के लिए मुस्लिम देश में जय श्री राम के नारे लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम को दुनिया भाव नहीं देती। पुतिन पाकिस्तान के पीएम को 40 मिनट तक इंतजार करवा देते हैं। बांग्लादेश की तो अपनी कोई स्वतंत्र नीति ही नहीं है। बांग्लादेश दूसरे देशों और ग्लोबल संस्थाओं के दम पर चल रहा है। यह है भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश की हैसियत का अंतर। कर्ज लेकर दोनों देश गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सपने भारत को जख्म देने का देख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। क्यों पाकिस्तान को 54 साल पुराने इतिहास को दोहराने का डर सता रहा है। मुस्लिम देश में पीएम मोदी का कैसा भोकाली वेलकम हुआ है। पाक सैनिकों के घुटने पर होने की कौन सी तस्वीर बाहर आ गई, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौलाना और नेता किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो आपको बताऊं। उससे पहले मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भौकाली वेलकम दिखाता हूं। पीएम मोदी 3 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं, जिसमें आज जॉर्डन का दौरा पूरा हो गया। मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी का स्वागत से लेकर विदाई तक गजब अंदाज में हुआ। आज पीएम मोदी जॉर्डन म्यूजियम देखने गए थे। खास बात यह थी कि पीएम मोदी जिस कार में थे उसे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II खुद कार चलाकर ले गए उनको। देख रहे हैं कैसे दोस्त टाइप गए हैं कि आगे बैठते हैं गाड़ी में, साथ में चलते हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। उनकी 42वीं पीढ़ी के हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आज यहां मुसलमानों को भड़काया जाता है कि मोदी मुसलमान के खिलाफ है। देखिए भाई, मोहम्मद साहब के वंशज हैं, उनकी पीढ़ी के 42वीं पीढ़ी के हैं। अब मोदी को गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। ये तस्वीरें देखिए। एक मुस्लिम देश का भावी शासक प्रधानमंत्री मोदी को ड्रॉप करने आया। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े थे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। यह है पीएम मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस। मुस्लिम देश होने के बाद भी जॉर्डन जानता है कि पीएम मोदी का स्टैचर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर देश के साथ संबंध बनाने पर जोर देते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर पहुंचे। इथियोपिया में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ एयरपोर्ट पर ही अनौपचारिक बातचीत भी की। इस दौरान पीएम अहमद अली ने मोदी को पारंपरिक कॉफी भी पिलाई। अहमद अली खुद कार चलाकर मोदी को होटल ले गए। ये देखिए, वहां क्राउन प्रिंस कार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। यहां प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद कार चला रहे हैं अहमद अली पीएम मोदी के लिए। अभी तक तो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ कार वाली सेल्फी से पाकिस्तान जो है जला भुना बैठा था। यहां तो लोग भाई लेके चले गए साथ में कि मैं ड्राइव करूंगा, बैठो भाई। उन्होंने रास्ते में मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। पीएम मोदी के वेलकम में इथियोपिया में हिंदी गाना गाया गया। पीएम मोदी और इथियोपियन पीएम दोनों ने खड़े होकर यह गाना सुना भी।
इधर मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का गजब जलवा दिख रहा है। उधर घुटने पर आए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर आज फिर बाहर आई। पाकिस्तान ने जितनी बार भी भारत से जंग लड़ी है, हर बार तो हारा ही है। और आज तो 16 दिसंबर है, यानी आज से 54 साल पहले 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। पूर्वी बांग्लादेश में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान ने सिर्फ 13 दिनों के अंदर हार मान ली थी। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के पेपर पर साइन किया था। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और घनघोर बेइज्जती की एक और मिसाल है, जब हथियार रखे हुए थे और पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें उतरवा दी गई। सरेंडर के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ये सब भूलकर भारत को धमकी दे रहा है। भाई, पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाता है कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को काम पर लगा रखा है। पाकिस्तान के आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं कि भारत पर कब्जा कर ले, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इतिहास भूल जाते हैं। पाकिस्तान को तो भारत समय समय पर डोज देता रहता है। पाकिस्तान वाली कट्टर सोच अब बांग्लादेश के नेताओं में भी दिख रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता भूल जाते हैं कि भारत की वजह से बांग्लादेश का वजूद है। बॉस, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारे देश में अशांति फैलाई गई या अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। हम भारत के 7 सिस्टर यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। तुम्हारी खुद की हैसियत नहीं थी कि तुम पाकिस्तान से अलग हो पाते, तुम भारत के 7 राज्य अलग कर दोगे। तुम पैदा भारत की वजह से हुए हो भाई, बांग्लादेश, और तुम भारत को अलग कर दोगे, भारत को काट दोगे। थोड़ा मतलब औकात आदमी को अपनी याद रहनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है ना, कट्टरपंथ इतना हावी है कि भूल जाते हैं कि बात किसके लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ, यानी जुम्मे जुम्मे पैदा हुए हैं। और काम क्या है? खाली भारत के खिलाफ बयान